Hello friends, welcome back. In this video, we are going to discuss issues related to skill, innovation and IPR. Let us start. पहला टॉपिक है वो हमारा है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ये रिलीज किया जाता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वीपो के द्वारा। वीपो और पोर्टलैंड इंस्टीट्यूट है, दोनों मिलकर इसको रिलीज करते हैं। 2021 में इंडिया की रैंक कितनी आई है? 40 रैंक आई है। इसको टॉप किया था स्विट्जरलैंड ने। एंड इसकी जो थीम थी क्या है? व्हाट इज फ्यूचर ऑफ इनोवेशन। व्हाट इज फ्यूचर ऑफ इनोवेशन इसकी थीम थी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की। एंड इसको दो इनोवेशन इंडेक्स निकाले जाते हैं, दो कैटेगरीज में, इनपुट एंड आउटपुट फैक्टर्स इसमें अकाउंट में लिए जाते हैं। इसका जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है उसी के आधार पर इंडिया का इनोवेशन इंडेक्स बनाया गया है। तो इसकी जो इनपुट वाली डायमेंशन है वो इंडिया का जो इनेबलर है उसकी डायमेंशन लगभग सेम है, और आउटपुट वाली डायमेंशन है वो परफॉर्मेंस वाली डायमेंशन है इंडिया वाली, वो दोनों सेम है। ठीक है, तो एक याद रखेंगे हम यहाँ पे इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स कौन बनाता है? नीति आयोग ने डेवलप किया है विद इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के साथ मिलकर नीति आयोग ने इंडिया इनोवेशन इंडेक्स बनाया है। तो इसकी दो पार्ट हैं, इसको इनेबलर एंड दो डायमेंशन है, इनेबलर एंड परफॉर्मेंस। उसी तरह से जिसकी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की इनपुट एंड आउटपुट डायमेंशन है, उसी तरह से इसकी इनेबलर एंड परफॉर्मर है। ठीक है, इनेबल है वो ऐसी कंडीशंस है जो कि इनोवेशन को इनेबल करे, जो इनोवेशन करने में हेल्प करे। उसके लिए हमें क्या चाहिएगा? इनोवेशन करने के लिए हमें पैसा चाहिए, ह्यूमन कैपिटल, फिर कैपिटल चाहिए, स्किल चाहिए, देन इन्वेस्टमेंट चाहिए, पैसा चाहिए, R&D के लिए वर्कर चाहिए, देन बिजनेस इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए रिसर्च करने के लिए, देन सेफ्टी एंड लीगल इन्वायरमेंट है वो भी अच्छा होना चाहिए कंपनीज को, स्टार्टअप्स के लिए। ठीक है, देन परफॉर्मेंस के लिए हम इसमें क्या देखते हैं? नॉलेज आउटपुट देखते हैं और नॉलेज डिफ्यूजन। तो इसमें दो पैरामीटर्स है, परफॉर्मेंस कैसे परफॉर्मेंस है उनका, नॉलेज आउटपुट क्या नॉलेज निकल के आ रहा है और डिफ्यूज हो रहा है कितना, वो उसको देखते हैं। ठीक है, एंड तो थर्ड एडिशन इसका भी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का लॉन्च किया गया था, जिसमें बिग स्टेट्स में कर्नाटका ने टॉप किया था। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, इसका गठन किया गया था, इट वाज मेड इन 1967 में इसको बनाया गया था। ये यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। ठीक है, 193 इसमें मेंबर हैं। इसके कुछ एग्रीमेंट हैं वीपो के, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के कुछ एक एग्रीमेंट है, उसको हम देखते हैं। नाइस एग्रीमेंट है वो किससे रिलेटेड है? ट्रेडमार्क से रिलेटेड है। लोकार्नो एग्रीमेंट है वो किससे रिलेटेड है? इंडस्ट्रियल डिजाइन से है। लोकार्नो किससे रिलेटेड है? इंडस्ट्रियल डिजाइन से है। स्ट्रॉसबर्ग किससे रिलेटेड है? पेटेंट एंड यूटिलिटी से रिलेटेड है। वियना एग्रीमेंट है वो किससे रिलेटेड है? फिगरेटिव एलिमेंट। वियना ये एग्रीमेंट है वो रिलेटेड है फिगरेटिव एलिमेंट से। पेरिस कन्वेंशन किससे रिलेटेड है? इंडस्ट्रियल डिजाइन से रिलेटेड है। पेरिस कन्वेंशन इज रिलेटेड विद इंडस्ट्रियल डिजाइन। बर्ने कन्वेंशन किससे रिलेटेड है? कॉपीराइट से रिलेटेड है। कॉपीराइट किसको दिया जाता है? लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क के लिए कॉपीराइट दिया जाता है। ठीक है, तो W2 रुगवे राउंड होता है, जो जनरल एग्रीमेंट ऑन जो GATT के वाला होता है उसका रुगवे राउंड कंडक्ट किए जाते हैं 1986 से 1994 में। एंड उसका आउटकम क्या था? ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, वो वाला सिस्टम है वो ट्रिप्स इसके अंडर रुगवे राउंड से आता है। ठीक है, एंड तो WTO का जो पहला नेगोशिएशन है वो 2001 में दोहा डेवलपमेंट स्टार्ट हुए थे, दोहा डिक्लेरेशन। तो दोहा डिक्लेरेशन के अंदर ही क्या है? एक कंपल्सरी लाइसेंस दिया जाता है WTO के अंदर। ठीक है, तो उसको किसके अंडर दिया जाता है? दोहा डिक्लेरेशन के अंडर। देन नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरनेशनल IP इंडेक्स। तो इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स है, ये कौन रिलीज करता है? US चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसको रिलीज करता है। 2022 वाले में इंडिया की रैंक है 43। ठीक है, इंडिया की रैंक क्या है? 43। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज निपाम। निपाम क्या है? नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन है। निपाम क्या है? इट इज नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में ये अवेयरनेस फैलाएगा, अवेयरनेस मिशन है। तो इसमें अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग की जाएगी। किसके किसके बीच में अवेयरनेस फैलानी है? 8 से 12वीं की जो क्लास के बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको ये अवेयर करेगा और उनको ट्रेन भी किया जाएगा IPR में। इसका टारगेट रखा गया है 1 मिलियन स्टूडेंट्स को इसमें अवेयरनेस और ट्रेनिंग करना है इसके अंदर, 8 से 12 क्लास के लोगों को, बच्चों को। ठीक है, एंड ये डेवलप किया गया है, ये प्रोग्राम है वो इंप्लीमेंट कौन करेगा? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस इसको इंप्लीमेंट करेगा, जो कि अंडर किसके अंडर में आता है? ये ऑफिस है वो है कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क का जो ऑफिस है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आता है ये। तो उसी का एक पार्ट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस, वो इस प्रोग्राम को, निपाम को इंप्लीमेंट करेगा। कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क है वो पेटेंट एक्ट को देखता है, पेटेंट्स को देखता है। पेटेंट एक्ट कब आया था? 1970 में आया था। ठीक है, एंड ये डिजाइन को भी देखता है, ये डिजाइन को देखता है, इसको 2000 में आया था डिजाइन एक्ट। और ट्रेडमार्क भी, जो ट्रेडमार्क का जितना भी काम होता है ये प्रोवाइड करता है CGPDTM।
ठीक है। ट्रेडमार्क एक्ट आया था 1999 में, 1999 में आया था। कॉपीराइट एक्ट कब आया था? 1957, 1957 में कॉपीराइट एक्ट आता है। इसको कौन देखता है? इसको देखता है रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट। इसका रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट होता है, वो इसको देखता है। देन बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 को कौन देखता है? नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी देखती है, ठीक है। देन जियोग्राफिकल इंडिकेशन को कौन देखता है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट आया था 1999, 1999 में ये एक्ट आता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। एंड जिसको कौन देखता है? जीआईआर देखती है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री है, वो देखती है। तो आपको इंपॉर्टेंट जीआई टैग्स है वो न्यूज में रहे हैं, उनको करना पड़ेगा अलग से। देन द ट्रांसफर एंड ट्रांजिस्टर एंड ईसीबी को कौन देखता है? सेमीकंडक्टर एक्ट के अंदर आता है। सेमीकंडक्टर एक्ट 2000 के अंदर, 2000 के अंदर ये आते हैं। इसको सेमीकंडक्टर के लिए एक रजिस्ट्री बनाई गई है अलग से मेहती के द्वारा, वो देखती है। सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन इसको देखती है, ठीक है। प्लांट वैरायटी है वो कौन देखता है? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर देखता है। प्लांट वैरायटी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। निपुण प्रोग्राम है वो कौन देखता है? निपुण प्रोग्राम इज ए प्रोग्राम ऑफ, निपुण प्रोग्राम किससे रिलेटेड है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर अपस्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर, कंस्ट्रक्शन वर्कर की है, स्किल को अपग्रेड किया जाएगा निपुण प्रोग्राम के अंदर। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोशन ऑफ अपस्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर। इसके अंदर 1 लाख जो निर्माण है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर के वर्कर्स है, उनको ट्रेन किया जाएगा। 1 लाख उनका जो ट्रेनिंग की जाएगी, उसका जो कोर्स होगा वो क्या होगा? नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के अंडर में उनको सर्टिफाइड कोर्स मिलेगा उनको। एंड इन जो वर्कर्स को एक इस प्रोग्राम में क्या है, इनका एक बीमा किया जाएगा जिसको बोला जाएगा कौशल बीमा। तो इनकी इंश्योरेंस की जाएगी, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होगी ये कौशल बीमा। एंड इसके अंदर क्या है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो इनको कितने रुपए मिलेंगे? 2 लाख रुपए का। ये कितने का होगा? 2 लाख रुपए का बीमा होगा। 3 साल के लिए किया जाएगा, 3 साल के लिए, 3 ईयर पीरियड के लिए कौशल बीमा किया जाएगा। कितने अमाउंट का? 2 लाख रुपए का, ठीक है। एंड इसको इंप्लीमेंट कौन करेगा? निपुण प्रोग्राम को। इसको इंप्लीमेंट, ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन है, उसके अंडर में निपुण प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। एंड मिनिस्ट्री ऑफ दैट की हाउसिंग अफेयर, अर्बन अफेयर वाली मिनिस्ट्री है, वो उसको देखती है, ठीक है। इसके 3 कंपोनेंट बनाए जाएंगे। तो इसके अंदर क्या है? रिकॉग्नाइज किया जाएगा प्री जो एग्जिस्टिंग लर्निंग स्किल है कंस्ट्रक्शन वर्कर के पास, जो उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। रिकॉग्नाइजिंग दी आरपीएल, प्रायर लर्निंग सर्टिफिकेट्स होंगे, उनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। दूसरा है इसमें फ्रेश स्किलिंग भी की जाएगी। एंड तीसरा है उनको इंटरनेशनल प्लेसमेंट। तो इसके 3 कंपोनेंट है, रिकॉग्नाइजिंग द प्रायर लर्निंग, फ्रेश स्किलिंग एंड इंटरनेशनल प्लेसमेंट। इनको जो स्किल करके फिर इनको प्लेसमेंट भी किया जाएगा, इंटरनेशनली इनको प्लेस करने का काम किया जाएगा निपुण मिशन के अंदर। एक निपुण है वो एजुकेशन सेक्टर की स्कीम भी है, निपुण भारत है वो अलग है, और ये निपुण है वो निर्माण वर्कर यानी कि कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए है। एंड इसको इंप्लीमेंट कौन करेगा? इस निपुण इस प्रोग्राम को नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इसको इंप्लीमेंट करेगी, जो कि एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है। अगला टॉपिक क्या होगा हमारा? है स्टार्टअप है। तो स्टार्टअप इंडिया क्या है? 3rd लार्जेस्ट इकोसिस्टम है स्टार्टअप का। एंड यूएस के अंदर सबसे ज्यादा स्टार्टअप पाए जाते हैं, दूसरे नंबर पे चाइना में है, तीसरे नंबर पे इंडिया में है, ठीक है। तो स्टार्टअप है, इसकी डेफिनेशन दी गई है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है, उसने स्टार्टअप की डेफिनेशन दी है। उसके लिए 5 फैक्टर्स इसने इंक्लूड किए हैं कि ये 5 फैक्टर है, इनके आधार पर स्टार्टअप को डिक्लेयर किया जाता है। पहला है एज, पहला फैक्टर है एज। जो स्टार्टअप की एज है वो लेस देन 10 ईयर होनी चाहिए। स्टार्टअप की एज कितनी होनी चाहिए? 10 साल से कम। तो दूसरा है स्टार्टअप किस तरह की कंपनी हो सकती है? एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो सकती है, ये एक पार्टनरशिप कंपनी भी हो सकती है, और एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भी स्टार्टअप हो सकती है। तो इट शुड बी ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इट कैन बी ए पार्टनरशिप, इट कैन बी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भी हो सकती है, ठीक है। जो टर्नओवर है स्टार्टअप के लिए, जो है टर्नओवर है वो लेस देन 100 करोड़ रुपीस का होना चाहिए। तो किसी भी साल में, यानी कि पिछले 10 साल में जिसकी एज होगी, तो वो 10 साल पुराना, 10 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, और उसका जो टर्नओवर है इन 10 साल में वो किसी भी साल में 100 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 100 करोड़ से, ठीक है। एंड ये जो स्टार्टअप का आइडिया है वो किसी कंपनी को स्प्लिट करके नहीं बनाया होना चाहिए, ये एक ओरिजिनल आइडिया होना चाहिए। ये कंपनी क्या है? ओरिजिनल होनी चाहिए। किसी भी कंपनी का, जैसे कि रिलायंस का 2 भागों में डिवाइड कर दोगे तो उसको स्टार्टअप नहीं माना जाएगा, ठीक है। देन ये क्या है? एक इनोवेटिव एंड स्केलेबल कंपनी होनी चाहिए, स्टार्टअप होना चाहिए, वो इनोवेटिव होना चाहिए एंड स्केलेबल होना चाहिए, यानी कि उसको बिजनेस को एक्सपेंड किया जा सके। देन एक यूनिकॉर्न होती है। तो इंडिया इज 3rd लार्जेस्ट यूनिकॉर्न भी है। इंडिया में कितनी है? 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न बन गई है अभी इंडिया में। यूनिकॉर्न क्या होती है? ऐसे स्टार्टअप जिनका वैल्यूएशन है वो $1 बिलियन से इंक्रीज हो ज्यादा है। ऐसे स्टार्टअप जिनका वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा है, उनको हम क्या बोलते हैं? यूनिकॉर्न्स बोलते हैं। इंडिया में कितने हैं? 100 से ज्यादा हो गए हैं, ठीक है। तो स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम है, उसके अंदर एक फंड फॉर स्टार्टअप के लिए बनाया गया है, फंड ऑफ फंड बनाया गया स्टार्टअप्स के लिए, जिसका कॉर्पस कितना है? 10,000 करोड़ रुपए, 10,000 करोड़ रुपए का फंड ऑफ फंड स्टार्टअप्स के लिए बनाया गया है। इस फंड को कौन मैनेज करेगा? सिडबी मैनेज करेगी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इसको मैनेज करेगा, ठीक है।
इसका कॉर्पस कितना है 10,000 करोड़ रुपीस, सेबी इसको मैनेज करेगी एंड ये एक अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड होगा जो कि सेबी के अंडर रजिस्टर किया जाएगा। ठीक है, तो ये अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड हो गए, छोटे छोटे एक काइंड ऑफ फंड होगा जो कि स्टार्टअप को फंड देगा। ठीक है, तो ये एक मदर ऑफ फंड की तरह काम करेगा, फंड ऑफ फंड्स। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे फंड होंगे, डॉटर फंड होंगे, वो डॉटर फंड क्या है फिर वो अलग से स्टार्टअप को फंड देंगे। डॉटर फंड इससे मदर फंड से फंड ले पाएंगे, पैसे ले पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो समृद्ध प्रोग्राम है वो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोग्राम है एंड उसमें क्या है जो इलेक्ट्रॉनिक्स चिप वगैरह है उनको सेमीकंडक्टर्स इंडस्ट्री को इनोवेशन को प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए इसको प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है, स्टार्टअप को एक्सेलरेट करने के लिए समृद्ध प्रोग्राम मेटी का है। ठीक है, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड 3 प्रकार के होते हैं। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड जो थर्ड टाइप 3 होता है उसको हेज फंड बोलते हैं। टाइप 1 टाइप 2 क्या होता है आप मेरे को बताओगे, सेबी के अंडर इसको लॉन्च किया जाता है। ठीक है, तो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में 3 चीजें नहीं आ सकती हैं। फैमिली ट्रस्ट है वो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड का पार्ट नहीं होता है, फैमिली ट्रस्ट को अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड नहीं माना जाता है। एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट होता है उसको भी नहीं माना जाता है। तीसरा है ग्रेच्युटी ट्रस्ट होता है उसको भी क्या है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड नहीं माना जाता है। तो फैमिली ट्रस्ट, एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट एंड ग्रेच्युटी ट्रस्ट आर नॉट पार्ट ऑफ अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड का पार्ट नहीं होता है। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल। तो ये गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल क्या है, ये एक गवर्नमेंट की क्या है फ्लिपकार्ट या फिर अमेजन कह सकते हो, जहां से क्या है हम जो सरकारी कंपनी है, सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, सरकारी डिपार्टमेंट है, कोई भी है, उसको कोई भी चीज खरीदनी होती है तो वो इससे खरीदेगा, गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल से। ठीक है, एंड इसको लॉन्च किया गया था 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था एंड इसको बनाया गया था डायरेक्टर जनरल ऑफ सप्लाई एंड डिस्पोजल। डायरेक्टर जनरल ऑफ सप्लाई एंड डिस्पोजल जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आता है उसने इसको बनाया है। ठीक है, अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्या किया है कि गवर्नमेंट जो भी डिपार्टमेंट है वो उसके लिए मैंडेटरी होगा कि वो जितनी भी खरीद कर रहा है वो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से करे। ठीक है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से ये करे, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री ने मैंडेट किया है। ठीक है, इसको बना ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, कॉमर्स के अंदर आता है, परंतु ये मैंडेटरी इसके द्वारा किया गया है क्योंकि ये इसका सारा फंड है वो किसके पास फंडिंग किससे होती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री डिसाइड करता है। ठीक है, एंड इसमें क्या है अभी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस न्यूज में क्यों रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोऑपरेटिव है वो भी बाई कर सकती है इससे, तो कोऑपरेटिव कैन बाई, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के अलावा जो कोऑपरेटिव्स होती है वो भी इससे खरीद सकती है। प्राइवेट सेक्टर है वो इससे खरीद नहीं सकता है। ठीक है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे प्राइवेट सेक्टर नहीं खरीद पाएगा एंड यहां से क्या है प्राइवेट सेक्टर इस पे बेच पाता है, तो प्राइवेट सेक्टर इस पे बेचता है, खरीदता नहीं है। ठीक है, एंड यहां पे बेचता है, तो बहुत सारे प्राइवेट जो वेंडर्स होते हैं वो इसके साथ रजिस्टर्ड होते हैं, इस पे अपना सामान बेचते हैं। तो इसके लिए मैनेज कौन करता है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को, इसके लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया गया है, GEM स्पेशल पर्पस व्हीकल। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज रीस्किलिंग रिवॉल्यूशन इनिशिएटिव। रीस्किलिंग रिवॉल्यूशन इनिशिएटिव किसका है, ये है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का है। तो यदि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ये रिवॉल्यूशन इनिशिएटिव है, अभी क्या है टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है जिसके कारण क्या है स्किल की रीस्किल करने की जरूरत पड़ेगी। इसके अंदर 1 बिलियन पीपल को 1 बिलियन लोगों को रीस्किल करने का टारगेट रखा गया है 2030 तक, 2030 तक। ठीक है, 2030 में ही हमारे क्या है एसडीजीज खत्म हो रहे हैं। देन एक भारत स्किल फोरम बनाया गया है। भारत स्किल फोरम ये किसके द्वारा बनाया गया है, डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल के अंडर आता है, उसने बनाया है भारत स्किल फोरम। ठीक है, एंड ये फोरम का इसका काम क्या है, भारत स्किल फोरम का इसका है ये डिजिटल नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, किसके लिए, आईटीआईज के लिए। ये एक भारत स्किल प्लेटफॉर्म क्या है, इट इज ए डिजिटल स्किल शेयरिंग प्लेटफॉर्म फॉर आईटीआईज। तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होते हैं उनके लिए ये स्किल फोरम की तरह काम करेगा, उनको नॉलेज बताएगा, उनको ज्ञान के बारे में बताएगा। ठीक है, उसको प्लेसमेंट वगैरह में भी हेल्प करेगा बच्चों की वहां की। तो 10वीं के बाद एडमिशन ले सकते हैं आईटीआई में। देन इंडिया स्किल रिपोर्ट 2023, इंडिया स्किल रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा रिलीज की गई है, वीबॉक्स, एआईसीटी एंड सीआईआई के द्वारा इसको द्वारा रिलीज किया गया है, वीबॉक्स, एआईसीटी एंड सीआईआई के द्वारा। तो इसमें अभी क्या है वुमेन वर्कफोर्स है वो मेल वर्कफोर्स से ज्यादा हो गई है। हमारी इंडिया की जो वर्कफोर्स का शेयर है वो 53% वुमेन का है एंड मेन का कितना है 47% है। ठीक है, इंप्लॉयबिलिटी इसमें इस रिपोर्ट में जो लोगों की इंप्लॉयबिलिटी के बारे में बताया गया है, सबसे ज्यादा यूपी के लोग हैं वो इंप्लॉयबल हैं, उनके पास अच्छी स्किल्स है, वो ज्यादा इंप्लॉयबल है, कौन, यूपी के लोग। ठीक है, देन स्किल इंडिया मिशन है। स्किल इंडिया मिशन के अंदर एक ग्लोबल स्किलिंग कोलैबोरेशन लॉन्च किया गया है। तो ग्लोबल स्किलिंग कोलैबोरेशन है तो इंडिया प्लस फॉरेन यूनिवर्सिटी का इसमें कोलैबोरेशन किया गया है। इसमें एनएसडीसी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है वो फॉरेन यूनिवर्सिटी के साथ जैसे कि हार्वर्ड है उनके साथ कोलैबोरेट करेगी और स्किलिंग पे और ज्ञान प्राप्त करेगी। देन इंडिया स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहां पे एस्टेब्लिश किया गया था, वाराणसी में एस्टेब्लिश किया गया था। एंड आपको प्रधानमंत्री युवा योजना के बारे में पढ़ना है, ये होमवर्क है। देन प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना
के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। एंड प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, उसमें क्या है, रिकॉग्नाइज किया जाता है, प्रायर लर्निंग सर्टिफिकेट्स है उनको रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, रिकॉग्नाइज किया जाता है। निर्माण ये निपुण वाला में भी इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज गिग वर्कर। गिग वर्कर क्या होते हैं? गिग वर्कर, तो गिग वर्कर ये अपना गिग परफॉर्म करते हैं, यानी कि ये वर्क करते हैं एंड ये कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज होते हैं लगभग। देन आउटसाइड ये क्या है, ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप के बाहर होते हैं एंड इनको रिकॉग्नाइज किया गया है कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी 2020 के अंदर, इसको इनको रिकॉग्नाइज किया गया है। एंड इनको पेंशन नहीं मिलती है क्योंकि ये अपना काम परफॉर्म करते हैं और चले जाते हैं, ठीक है। तो ये रेगुलर एम्प्लॉय नहीं होते हैं, इनको पेंशन नहीं मिलती है एंड इसके लिए इसको आइडेंटिफाई किया गया है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 वाला जो कोड है उसके अंदर इन गिग वर्कर्स को रिकॉग्नाइज किया गया है। नीति आयोग ने अभी रिसेंटली इनके लिए एक रिपोर्ट निकाली थी गिग वर्कर्स के लिए, और उसमें नीति आयोग ने एक रेज फ्रेमवर्क दिया है। तो रेज फ्रेमवर्क किससे रिलेटेड है? गिग वर्कर्स से रिलेटेड है। किसने दिया है? नीति आयोग ने दिया है, ठीक है। नीति आयोग ने रेज फ्रेमवर्क दिया है इनके लिए। रेज की फुल फॉर्म क्या है? रेज में आर का मतलब है कि जो रिकॉग्नाइज करेंगे, हमें गिग वर्कर्स को रिकॉग्नाइज करेंगे, देन उसके बारे में उनकी स्किल को हमें क्या है, ऑगमेंट करेंगे। फिर वी नीड टू रिकॉग्नाइज देम, देन वी नीड टू ऑगमेंट देयर स्ट्रेंथ, उनकी कैपेबिलिटी को ऑगमेंट करेंगे। देन आई में इनकॉर्पोरेट करेंगे इनके कंसर्न्स को पॉलिसीज में गवर्नमेंट की। देन एस में उनको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे एंड ई इज एंश्योर बेनिफिट है वो स्कीम का उनके पास पहुंचे, गिग वर्कर के पास पहुंचे। तो रेज फ्रेमवर्क इज रिलेटेड टू गिग वर्कर, किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। इंडिया प्रोडक्टिविटी रिपोर्ट है वो किसके द्वारा रिलीज की गई है? आरबीआई के द्वारा रिलीज की गई है। आरबीआई एंड सेंटर फॉर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स दोनों ने मिलकर ये रिपोर्ट बनाई है, इंडिया प्रोडक्टिविटी रिपोर्ट। इसमें प्रोडक्टिविटी के बारे में बताते हैं। तो प्रोडक्टिविटी रिपोर्ट इज बाय आरबीआई एंड सेंटर फॉर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। टाइम बैंकिंग, तो टाइम बैंकिंग का कंसेप्ट दिया गया है। तो टाइम बैंकिंग क्या है? ये एक टाइम शेयरिंग कोऑपरेटिव होती है। क्या होती है? कोऑपरेटिव्स होती है जिसमें टाइम का शेयरिंग किया जाता है। यानी कि यदि मेरे पास 1 घंटा फ्री है तो मैं किसी दूसरे का काम करके आऊंगा और वो काम 1 घंटे में जो भी काम करूंगा उसके लिए मेरे को क्या मिलेगा? एक टाइम क्रेडिट मिलेगा। तो 1 आवर का जो मैं काम करूंगा तो वो किसके बराबर होगा? एक 1 टाइम क्रेडिट के बराबर होगा। फिर वो 1 टाइम क्रेडिट है उस कोऑपरेटिव में जमा हो जाएगा। जब मेरे को जरूरत पड़ेगी तो मैं उस कोऑपरेटिव से बोलूंगा कि ये मेरे को एक टाइम क्रेडिट के बराबर काम चाहिए होता है, तो फिर वो मेरे को कोई भी बंदा भेज देंगे, वो मेरा काम कर देगा, ठीक है। तो ये वुमेन्स के लिए जनरली होता है, ये वुमेन्स के लिए वुमेन की टाइम कोऑपरेटिव होती है, ठीक। तो वुमेन्स इसमें शेयर करती है। तो अनस्किल्ड वाले वर्कर्स है वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं वुमेन्स जनरली। नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल है। नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? 2015 में लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया था एंड इसको लिंक कर दिया गया है ई श्रम पोर्टल में। ई श्रम पोर्टल आपको पढ़ना पड़ेगा। देन ई श्रम पोर्टल के साथ नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल को लिंक कर दिया गया है। सर्विस प्रोवाइडर है इसमें नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल में क्या है? जॉब सीकर को सर्विस प्रोवाइडर है, जो प्रोवाइडर है उनके साथ कनेक्ट किया जाएगा। जॉब सीकर को जॉब प्रोवाइडर के साथ कनेक्ट किया जाएगा। देन नेक्स्ट इज अटल न्यू इंडिया चैलेंज। अटल न्यू इंडिया चैलेंज लॉन्च किया गया है, एनिक। अटल न्यू इंडिया चैलेंज एनिक लॉन्च किया गया है, एम के द्वारा लॉन्च किया गया है, एम नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया था। एम क्या है? अटल इनोवेशन मिशन है। तो अटल इनोवेशन मिशन ने एनिक लॉन्च किया है। एनिक क्या है? अटल न्यू इंडिया चैलेंज है। इसमें क्या है? टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशन देंगे। वुमेन सेंट्रिक चैलेंजेस है उनको क्या है? टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशन दिया जाएगा वुमेन सेंट्रिक चैलेंजेस को, ठीक है। इसमें फंडिंग भी प्रोवाइड की जाती है एंड इसमें फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी स्टार्टअप्स वगैरह को। कोई भी इंडियन रजिस्टर्ड कंपनी है उसको इसमें यदि वो वुमेन सेंट्रिक चैलेंज को हल करते हैं तो उनको 1 करोड़ रुपए की ग्रांट दी जाएगी। 1 करोड़ रुपए की मैक्सिमम कितनी है इनमें ग्रांट दी जा सकती है। एनी इंडियन रजिस्टर्ड कंपनी इज एलिजिबल एंड ये एड्रेस करेगा कॉमर्शियलाइजेशन वैल्यू ऑफ डेट को। तो ये जो है इसको जो फंड मिलेगा इससे उससे क्या है? जो नया प्रोडक्ट बनता है तो नए प्रोडक्ट को जब भी इनोवेट होकर नया प्रोडक्ट बनेगा तो उसमें यदि फंडिंग नहीं मिले तो फंडिंग नहीं प्राप्त उसको एनफ फंडिंग नहीं मिलेगी तो वो क्या है? डेड हो जाएगा उसको। तो उसको बोला जाता है कमर्शियल वैल्यू ऑफ डेथ। तो उसको ये एड्रेस करेगा, तो उसको क्या है? प्रॉफिटेबल बनाने में हेल्प करेगा कंपनी को। सेतु प्रोग्राम लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा। इसमें क्या है? इंडियन स्टार्टअप्स है उनको कनेक्ट किया जाएगा यूएस बेस्ड इन्वेस्टर के साथ। तो इसमें कनेक्ट किया जाएगा इंडियन स्टार्टअप को यूएस बेस्ड इन्वेस्टर के साथ। भैया आओ और हमारे इस स्टार्टअप में पैसा लगाओ, ठीक है। मार्ग है, इसमें मार्गदर्शन किया जाएगा। मार्ग में मार्गदर्शन किया जाएगा किसका? स्टार्टअप्स का। मेंटरशिप प्रोवाइड की जाएगी स्टार्टअप्स के लिए, ठीक है। मार्ग देन ये पोर्टल भी लॉन्च किया गया इसके लिए। गोल, अगला प्रोग्राम है गोल, गोइंग ऑनलाइन एज ए लीडर। तो ये 2-3 साल हो गए इसको चलते हुए। इसमें क्या है? फेसबुक और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइब है वो स्किल देती है, डिजिटल स्किल प्रोवाइड करती है ट्राइबल यूथ को, ठीक है। गोल में क्या है? ट्राइबल यूथ को डिजिटल स्किल प्रोवाइड की जाती है अब भी, और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइब के द्वारा मिलकर ट्राइफेड भी इसमें इन्वॉल्व होता है एंड इसमें जो डिजिटल स्किल दी जाती है वो उनको लीडर बनने में हेल्प करती है ट्राइबल यूथ को। नेक्स्ट इज ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट। ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट है
उसको फंड कौन कर रहा है? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन उनको फंड कर रही है। इसके अंदर क्या है, वो ट्राइब की ट्रेडिशनल स्किल को बढ़ावा देते हैं। ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट में ट्रेडिशनल स्किल है, गोल में क्या है, डिजिटल स्किल पे फोकस किया गया है। स्किल ट्रेनिंग दी जाती है ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट में, इन्हें ट्रेडिशनल स्किल्स जैसे कि प्लम्बिंग हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया। इसको 6 स्टेट्स में लॉन्च किया गया था। इसको ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट को 6 स्टेट्स में कौन कौन से? राजस्थान, नीचे देखो इस राजस्थान, गुजरात, एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र। तो ये इधर वेस्टर्न इंडिया वाले, वेस्टर्न सेंट्रल इंडिया वाले, इन 6 स्टेट्स में इसको लॉन्च किया गया। राजस्थान, गुजरात, एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र। तो ये इन्हें ट्राइब को ट्रेडिशनल स्किलिंग में स्किल देने के लिए ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट को लाया गया है। धन्यवाद।